नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .UPSC यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मालूम है कि हम रोज़ कोई नया कंटेंट लेकर आपके लिए आते हैं। अभी हमने GDP GST जो इकोनॉमिक्स के कुछ हमारे कंटेंट रहते हैं या ऐसे कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ विषय है जिन पर हमारी अच्छी पकड़ नहीं होती या क्लियरिटी नहीं होती, तो ऐसे विषय जो हमने GDP को लेकर हम आए या हम GST को लेकर आपके बीच हमने टॉपिक रखा और इसमें काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों के जो व्यूज़ आ रहे थे, काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि भी हमारे को पॉलिटिकल की जो क्लासेज है या यह अवेलेबल हो सकती है, या जो हमारे ऑफलाइन के भी विद्यार्थी है वो भी कुछ इस तरह की डिमांड करते हैं कि हमारे को भी जो पॉलिटी हमारा शुरू हो। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं या काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखने को आगे मिलेगी। तो आज हम लोग आज से लगातार हम पॉलिटिकल पर वीडियो बनाएंगे और रोज़ थोड़ी थोड़ी करके हम वीडियो जो हम बनाएंगे वो आप सभी के बीच लेकर हम आने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को नमस्ते सभी को। और आप देखेंगे तो आपने सुना होगा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपने सुना होगा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित व विस्तृत संविधान है। हम भारत के संविधान को इसीलिए इतना विस्तृत और बड़ा संविधान इसलिए नहीं कहते। अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान में से, वो या पॉलिटी से आप कह सकते हैं, वो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं, हमारे भाग कितने हैं, और जो भाग है भाग में आगे अनुच्छेदों को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये आप सभी आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपको पता है पॉलिटिकल एक ऐसी क्लास होती है जो सबका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखें तो पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिस पर रोज़ कहीं ना कहीं आप चाहे कहीं पीते होगे या कहीं आप बसेस में जा रहे हैं, कहीं भी आप अपना रेल में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप देखेंगे एक पॉलिटिकली डिबेट चलती है। लेकिन वो क्या है, वो व्यवहारिक चीज़ें होती है जो लोगों की जितनी समझ होती है लोग उस हिसाब से डिबेट करते हैं या डिस्कशन करते हैं। लेकिन उसका जो हम जो डिबेट करते हैं उसका कहाँ लेखा जोखा दिया गया है, क्या है, ये हम पॉलिटी में पढ़ाई में जो हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप आज पॉलिटिकल का एक खाका समझ लीजिए कि पॉलिटी जिसके आधार पे पॉलिटी खड़ी होती है वो अनुसूची है, भाग है, अनुच्छेद है। इसके आधार पर कल हम, जैसे आज हमने यहाँ भी लिखा है संघ और उसके क्षेत्र 1 से 4, कल हम ऐसे हर एक भाग को डिस्कशन करेंगे, हर एक अनुच्छेद को हम डिस्कशन आपके साथ करने वाले। मित्रों, तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान, मैंने जैसे आपको कहा भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित व विस्तृत संविधान है। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम अनुसूची को एक बार देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में भी देखिएगा आप किस तरह से हम जो ये कंटेंट है हमने लिखा है या इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, 12 अनुसूचियां है। अगर मैंने यहाँ टॉप में लिखा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूची है। आपको क्या याद रखना है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। अब हम भूलेंगे नहीं, जो हम आज पढ़ाई करेंगे इसको हम भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि साथ साथ में आपको याद करवाने की भी कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आपने कहना भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। आपको पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो आपने बताना है भारतीय संविधान में 22 भाग है। आपको कोई पूछे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आपने बताना है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में है, जिसके आधार पर पूरा का पूरा पॉलिटी हमारा जो सिलेबस है वो खड़ा होता है। इन्हीं अनुसूची के आधार पे, इन्हीं भाग के आधार पे और इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पे हमारा पूरा का पूरा पॉलिटी खड़ा होता है, जिसमें हम आगे अनेक चीज़ें पढ़ते हैं वो सारा का सारा इसी के आधार पर तय होता है। अब आप देखेंगे भारत की कितनी अनुसूचियाँ, भारत में 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में। पहली अनुसूची कौन सी है, भारत राज्य संबंध,
यानी भारत और राज्य के बीच जो संबंध है वो किस अनुसूची में उल्लेखित है? वो पहली अनुसूची में। अगर आपको पूछा जाए कि भारत संघ और राज्य के संबंध के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो किस में दिया है? पहली अनुसूची में दिया गया है। आपको देखेंगे दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है कि आपका जो दूसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके क्या दिया गया है? वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। वेतन और भत्ते किसके? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, उपराष्ट्रपति के, आपका लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, आप विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी का जो वेतन और भत्ते की इनको कितना वेतन संचित निधि से मिलेगा, भारत की संचित निधि से कितना वेतन इनको मिलेगा, उसका उल्लेख भारत की अनुसूची कौन सी है? दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? दूसरी अनुसूची। आप देखेंगे, अब मैंने लिखा है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में लिखा है मैंने शपथ। आप देखेंगे कि अनुसूची 3 में किसका वर्णन किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है शपथ का वर्णन। शपथ किसकी? आपका कैबिनेट मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, जितने भी हमारी जितनी भी बॉडीज होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आपका राज्यपाल, आपका विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति महोदय हमारी शपथ लेते हैं, उन सभी का उल्लेख भारत की जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची में दिया गया है? शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में। आपने भूलना नहीं है, आपने याद रखना भारत और राज्य का संबंध ये किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 1। वेतन और भत्तों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में आप देखेंगे शेड्यूल 2 में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। वेतन और भत्ते किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आपका विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी के जो वेतन भत्तों का उल्लेख है वो अनुसूची 2 में है। अगर देखेंगे आप अनुसूची 3, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख। शपथ किसकी? मैंने आपको बताया कैबिनेट मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी का वर्णन अगर आप देखेंगे तो अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ का। अब देखेंगे आप अनुसूची 4। अनुसूची 4 में दिया राज्यसभा में का सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन कहां पे? केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में। इसका क्या मतलब है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनको यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन वो भी कहाँ पे? यूटीज, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के अंदर कैसा रहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। लेकिन चुनाव राज्यसभा की सीटों के लिए एक साथ नहीं होते। क्या है कि ये एक राज्यसभा जो है ये कैसा है? एक स्थायी परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है। और आप इसमें देखेंगे अगर स्थायी सदन में इसमें ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि हर 6 वर्ष बाद कोई ना कोई व्यक्ति रिटायर होता जाता है या वो उसका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है वो खत्म होता है। वैसे ही इसके लिए क्या होता है? इसके लिए यूटीज और राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं। मान लो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें है? 3 सीटें हैं। तो इसमें एक साथ नहीं राज्यसभा के लिए चुनाव होते, बल्कि कैसे इसमें चुनाव होता है? इसमें चुनाव होगा जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी रिसेंटली आपके हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो आप सिकंदर कुमार जी जो हमीरपुर से है या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, अभी उनका रिसेंटली चुनाव हुआ। जब 6 वर्ष बाद उनका कार्यकाल खत्म होगा तो किसी और के लिए होगा। या इंदु गोस्वामी जी है या जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से जो राज्यसभा के जो सांसद है, जैसे जैसे इनका कार्यकाल अलग अलग टाइम पे इनका कार्यकाल खत्म होता है, तो इसीलिए उसके लिए कैसी रणनीति तय हो या उसकी उन सीटों का कैसे एक प्रोविजन रखा जाए कि अलग अलग तो होगा। तो क्योंकि अलग अलग क्या नाम है इसके लिए चुनाव होता है राज्यसभा की जो मेंबर को जो आप चुन के भेजते हैं राज्यसभा में, तो उसके लिए अलग अलग होता है। तो इसके लिए जो प्रोविजन दिया गया है वो भारतीय जो संविधान की अनुसूची है उस किस अनुसूची में दिया है? 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख है केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों के बारे में। अब आप देखेंगे कि
जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 में किसका उल्लेख है? अनुसूची 5 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन का उल्लेख है। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी या पूरे देश भर में आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं जिनको भाई एक चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफिकेशन उनकी हुई है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे अभी जो सिरमौर का जो हाटी का मुताबिक राज्यसभा में जो चल रहा है उन लोगों को भी अभी हाटी का दर्जा मिलने वाला है या शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने वाला है। तो उनके जो वहाँ के SC और ST का जो प्रशासन होगा वो किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाएगा, कौन उसको रेगुलेट करेगा, वो कैसे उसका प्रशासन चलेगा, उसके बारे में किस में दिया है? 5वीं अनुसूची में। देखो मित्रों, इसमें पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपने इतना सा समझना है ना, इसमें कोई समझाने वाली कोई बड़ी बात है, इसमें बस आपने इतना समझना है कि हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं, किस किस अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, किस किस भाग में क्या क्या दिया गया है और कितने हमारे अनुच्छेद है, और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होंगे उसके बारे में आपको अलग से एक क्लास में आपको बता दिया जाएगा। बस अभी आपने इतना समझना है कि जिस पर हमारा संविधान खड़ा है या जिस पर के आधार पर हमारा संविधान बना है, जिसके आधार पर हमारी पॉलिटी खड़ी है, उसके खाके के बारे में आज आपको बस थोड़ा सा रूबरू करा रहे हैं। और एक अंदर से मतलब आप एक रिसर्च के तौर पे आपको जो पढ़ाया गया कि क्या है, किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, उसके बारे में आपको एक एक करके कल से हम आपको बताने वाले हैं। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था। अब देखेंगे आप, मैंने आपको 5वीं अनुसूची में बताया कि SC और ST के प्रशासन के बारे में दिया गया है। अब आप देखेंगे 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ऐसी हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें हैं। आप देखेंगे उत्तर पूर्व राज्य की जो उत्तर पूर्व राज्य जो हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बारे में आप देखेंगे इसमें क्या चीज़ दिया गया है, इसमें यहाँ के प्रशासन के बारे में दिया गया है कि जो ये 4 स्टेट है ये हमारी बड़ी सेंसिटिव स्टेट मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट की। तो इसके बारे में क्या है कि इस बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है, हमारी 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे आप अनुसूची 7 में, इसमें संघ व राज्य की शक्तियों का बंटवारा। क्या है कि हमारे, आपने देखा होगा हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ विषयों पर, कुछ चीज़ों पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो आपने देखा होगा कि क्या लिखा है 7वीं अनुसूची में, भारत की 7वीं अनुसूची में क्या लिखा है, संविधान की, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें संघ व राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें क्या होता है 7वीं अनुसूची में, इसमें कुछ मैंने जैसे बताया आपको, कुछ कानून विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, कुछ विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और जो मैंने एक आपको समवर्ती कहा, देखो संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, और बीच में एक चीज आया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे ऐसा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, दोनों कानून, और ज़्यादातर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, या उसका ज़्यादा आप कहोगे कि उसका प्रभाव ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो आपको मैंने बता दिया 7वीं अनुसूची में क्या है कि शक्तियों का बंटवारा है। जी भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कानून तुम बनाओगे, राज्य बोलता है कुछ कानून हम बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे विषय रखेंगे जिस पे कानून तुम भी बना सकते हो और हम भी बना सकते हो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नहीं भैया, जो समवर्ती सूची है इस पे कानून बना तो तुम भी सकते हो, लेकिन प्रभाव ज़्यादा हमारा रहेगा, जिधर को ज़्यादा हम कहेंगे उधर को ज़्यादा चीज़ें रहेगी। ये आपको 7वीं अनुसूची में कहा गया है। अब देखेंगे आप 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत के अंदर ऐसी 22 भाषाएं हैं, चाहे बंगाली है, डोगरी है, मैथिली है, या आपका डोंगरी है, इस तरह की 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन कभी आता भी है कि भाई भारतीय संविधान में जो 22 भाषा है उसमें से क्या इंग्लिश भी है, बिल्कुल नहीं। भारत की जो 22 भाषा का उल्लेख अनुसूची में, जिस 8वीं अनुसूची में किया गया है, उसमें क्या है, उसमें इंग्लिश का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी आपने एक बार रिवाइज पढ़ लेना कि कौन कौन सी है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, इन सभी भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, भाषाओं का उल्लेख।
बंगाली, इन सभी सारी भाषा आप देखोगे तो इन सारी भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है, 8वीं अनुसूची में। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैंने यहीं खत्म कर दी। आप ये सोच रहे हो कि सर कम कम करवा रहे और यहीं सर ने खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बोला सिर्फ एक बार आप इतनी सी नजर मारो, 22 भाषा जो है वो आपको एक एक करके हम ऐसे उंगली पे आप गिनोगे, इस तरह से हम आपको याद करवाएंगे। मैं आज ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा आपको ताकि आप पर प्रेशर ना पड़े और आप अनदर चीज़ों पे ना चले जाए कि ये तो बहुत टफ है या ये सारी चीज़ें। बस आज आप धीरे से आराम से इन चीज़ों को बस याद करने की कोशिश करो। अब बस समझो कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। धीरे धीरे जैसे हमारा पॉलिटी आगे बढ़ता जाएगा आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू होगी। फिर आप देखेंगे 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है, भूमि सुधार अधिनियम व विनियमन। 9वीं अनुसूची में क्या दिया है, ये भूमि सुधार अधिनियम के बारे में दिया गया है, विनियमन के बारे में दिया है। मतलब कहने का मतलब है जो पहले जमींदार प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए उस टाइम कॉन्सेप्ट जो लाया गया था, आप उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करें कि भूमि सुधार अधिनियम व विनियमन के अंतर्गत वो आती थी। अब आप देखेंगे अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में क्या है, अनुसूची 10 में दल बदल कानून। अनुसूची 10 में किस चीज़ का उल्लेख दिया है, दल बदल कानून के बारे में। यानी आपने देखा होगा कि भारतीय लोकतंत्र एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत के अंदर। आपने देखा होगा एक चीज़ बड़ी चीज़ आती है कि आदमी किसी भी पार्टी का, अगर वो मान लो किसी ए पार्टी का है तो अगर उसका दिल करता है उसको ज़्यादा लालच कोई दे देता है या कुछ ज़्यादा बड़ा पद दे देता है, वो बी पार्टी में भी चला जा सकता है, या सी पार्टी है तो उसमें भी चला जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या किया गया, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1985 में, 1985 में दल बदल कानून लाया गया, जिसमें कानून बनाया गया कि जो ये आया और गया राम वाला कॉन्सेप्ट था इसको खत्म कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी को, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर उसको जाना भी है तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया रखा है, 2/3 लोगों की संख्या होनी चाहिए तभी आप अन्य पार्टी में जा सकता है। अदरवाइज आपकी जिस आप पार्टी में है उस पार्टी की आपको सदस्यता भी है, और अगर आप उस पार्टी से मेंबर भी चुने गए हैं विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर या राज्यसभा के अंदर, तो आपकी वो वाली सदस्यता भी, लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। आप जब देखोगे पंचायती राज, जब हम पंचायती राज का उल्लेख करते तो सबसे पहले महात्मा गांधी का हमारे को ध्यान आता है। महात्मा गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई पंचायती राज होगा। अगर पंचायती राज होगा, जिस लोकतंत्र की वो बात करते थे कि भाई भारत का जो आखिरी कोने में व्यक्ति है उसका भी लोकतंत्र में भागीदारी हो, वो कैसे हो सकती है, अगर उसकी पंचायत में अगर उसकी मजबूती है, अगर वो पंचायत के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो अनुसूची 11 में किसका उल्लेख किया गया है, पंचायती राज का। बल्कि 92 में ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि महात्मा गांधी जी ने जिस पंचायती राज की परिकल्पना बड़े पहले कर दी थी वो 1992 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73 और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1993 में, तो उसके तहत पंचायती राज को जोड़ा गया। और उसी के अंतर अनुसूची 12 में नगर पालिका का वर्णन दिया गया है। नगर पालिका का वर्णन भी और पंचायती राज इनको एक साथ लेकर आए थे। 73वें और 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था और नगर पालिका के लिए 74वां हुआ था 1993 में। तो ये तो रहा आपकी अनुसूची। या आपने अनुसूची समझा, पहली अनुसूची में भारत राज्य संबंध है, वेतन भत्ते है, शपथ है या राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, ये तो पढ़ा आपने इस अनुसूची के बारे में। अब आपने देखा होगा, अब आपने ये देखा होगा भाग के बारे में। मैंने जैसे बोला भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। और मैंने वीडियो के शुरू में एक बात बोली थी कि मैंने भाग और अनुच्छेद के बारे में मैंने क्या किया गया है कि आपको इसको मैंने कॉम्बिनेशन में बनाया है कि भाग के साथ साथ अनुच्छेद, किस भाग में कौन से अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। बाकी तो हम कल से पढ़ने वाले हैं, जैसे कल भाग 1 पढ़ेंगे, परसों भाग 2 पढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा जो पॉलिटी है वो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा। अब आप भाग देखेंगे। मैंने मित्रों जैसे पहले भी आपको बोला है कि ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा समझाने की इसमें आवश्यकता है। आप देख रहे होगे मैंने अन्य वीडियो में भी आपको एक अच्छे समझाने का और क्लियरिटी लाने की जो प्रयास किया था, इसमें मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। बस आपने समझना है कि हमारे अनुसूचियाँ कितनी हैं, भाग कितने हैं और अनुच्छेद कितने हैं। बाकी तो कल के बाद जब हम इसको डीपली पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे से रिवाइज करना शुरू करेंगे तो हम आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे पॉलिटी को लेकर एक क्लियरिटी आएगी और आप समझोगे कि नहीं, जो एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लेकर आएंगे पॉलिटी पढ़ाने का, वो आप देखेंगे कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पॉलिटी समझ आएगा। अब आप देखेंगे 22 भाग मैंने बताए थे। कितने भाग? 22।
ये देखो भूलने की वाली बात ही नहीं है। 12 अनुसूचियां 22 भाग 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां 22 भाग 395 अनुच्छेद। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि 12 हमारी क्या है, अनुसूचियां है, 22 हमारे क्या है, भाग है, 395 हमारे क्या है, अनुच्छेद है, जिसको हिंदी में आर्टिकल बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि भाग, और इधर लिखा है मैंने भाग, इधर लिखा है मैंने अनुच्छेद। अब आप भाग 1 में देखेंगे संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र कि जो संघ है, संघ यानी मतलब एक जो हम पूरे भारत को एक संघ बोलते हैं, उसका कितना कर क्षेत्र है और वो क्या क्या उन क्षेत्रों के अंदर कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। संघ का दायरा कितना है, संघ का क्षेत्र कितना है, और जो संघ है उस पर कानून बना सकता है, किस किस आर्टिकल के तहत बना सकता है, या उसका कितना कार्य क्षेत्र है, या उसका कितना संवैधानिक कार्य क्षेत्र है, आप ये भी कह सकते हैं, तो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, 104। भाग कौन सा है, भाग 1, याद रखना 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और मैं भाग के साथ साथ पूरे आपको 395 अनुच्छेद भी करवाने वाला हूं। कितने, 22 भाग 395 अनुच्छेद। और जो भाग है, किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, किस भाग में कौन सा आर्टिकल है, ये मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये आपने ध्यान रखना है। भाग 1 में देखेंगे आप संघ और उसके क्षेत्र। मैंने बोला ना कि संघ का कितना दायरा है और उस दायरे में कौन कौन से कानून बना सकता है और किन किन अनुच्छेदों के तहत बना सकता है, उसके बारे में भाग 1 में उल्लेख किया गया है। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, और उस वो जो कानून किन किन अनुच्छेदों के तहत बना सकता है, आर्टिकल या अनुच्छेद 1 से 4। 1 से 4 अनुच्छेद में भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, और अनुच्छेद कौन सा है, 1 से 4। अब आप देखेंगे भाग 2 में नागरिकता। आपको पता है भारत में जो लोग रहते हैं, सिटीजनशिप जिनको मिलती है या जिनको मिली हुई है या जिनको जन्म के आधार पर मिली गई है, पर मिली तो किसी ना किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है, किसी ना किसी भाग में उसका उल्लेख किया गया है। अगर नागरिकता का आप उल्लेख भाग में देखेंगे तो भाग कौन सा है, दूसरा भाग। भाग कौन सा है, दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और नागरिकता का वर्णन अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है, 5 से 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें क्या किया गया, अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आप बताइए कि भैया जो नागरिकता है वो कौन से भाग में, तो आपने बोलना है कि हमने क्लास लगाई थी, उसमें हमारे को पढ़ाया गया कि नागरिकता है भाग 2 में। अगर आपको पूछा जाए कि किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद में, आर्टिकल में, अनुच्छेद आर्टिकल एक ही बात है, किस अनुच्छेद में और किस आर्टिकल में, तो आपने बोलना 5 से 11 तक नागरिकता है। और अगर आपको कोई पूछे कि कौन कैसी नागरिकता है, वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ, और इसको हम कल से अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे और इसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो नागरिकता है, नागरिकता भाग 2 में दी गई है, और अनुच्छेद कौन सा है, 5 से 11। अनुच्छेद कौन सा है, 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। अगर आप देखेंगे भाग 3, भाग 3 में दिया है मूलभूत अधिकार, मतलब जो आप देखते हैं फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, वो क्या है, मूलभूत अधिकार जो हमारे हैं, ये किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद में 12 से 35। अगर आपसे कोई पूछे भाग 3 में किसका वर्णन किया गया, तो आपने बोलना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, जो हमें अधिकार दिए गए संविधान द्वारा, वो भाग 3 में है। अगर कोई पूछे कि वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपने बोलना 12 से 35 के बीच जितने भी 12, 13, 14, 15, 16 जितने भी आर्टिकल है 35 तक, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मूलभूत अधिकारों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, किसमें, भाग 3 में। अब आप पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 में लिखा है मैंने डीपीएसपी। आपने सुना होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको कोई पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगर आपको कोई पूछे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है, तो आप देखेंगे 36 से लेकर 51 तक। जो ये देखेंगे आप 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन किया गया है, डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब क्या किया गया है, इसी
भाग 4 के क में, 4 क मानो आप, 4 क या 4 वन मानो या 4 ए मानो, एक ही बात है। इसको आप 4 क मानो, 4 ए मानो, 4 वन मानो, कुछ भी मानो। भाग 4 का सब पार्ट है 4 क या 4 ए या 4 वन, कुछ भी आप बोलो। इसमें किसके बारे में दिया गया है? हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में आपने देखा होगा। जैसे हमारे कोई मूल अधिकार है, वैसे हमारे क्या है, मूल कर्तव्य भी है, समाज को लेकर, देश को लेकर, हमारे राष्ट्र को लेकर, हमारा क्या है, हमारा पर्यावरण को लेकर हमारे कुछ ड्यूटीज बनती है। उस ड्यूटीज का उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 4 के क में। तो आपको कोई पूछे कि जो हमारा को अगर मूल अधिकार दिए गए हैं, हमारे कुछ अधिकार है, तो हमारी ड्यूटी भी कुछ है, तो ड्यूटी किस भाग में? तो आपने बोलना भाग 4 का क। उसमें क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज, जो हमारी ड्यूटी समाज को लेकर है, उसका वर्णन कहाँ किया गया है? मूल कर्तव्य में किया गया है। अगर आपको पूछे कोई मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आपने बोलना अनुच्छेद 51, 51A। 51 मैंने बोला ना, आप इसको 51A मानो, 51 आप क मानो, 51A मानो। इसकी एक ही बात होती है, मैंने सिर्फ ए लिखा है तो आप ए समझो, क समझो, एक समझो, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो अगर मूल कर्तव्य का वर्णन आएगा तो भाग 4 क में दिया गया है। और अगर मूल कर्तव्य के अनुच्छेद के बारे में आपसे कोई पूछे या कहीं एग्जाम में आपसे आए, तो क्या कहना है आपने कि 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 51A में। अब देखेंगे आप भाग 5। भाग 5, इसमें संघ के बारे में दिया गया। संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जिसमें दिया गया है वह है अनुच्छेद 5। इसमें संघ के बारे में दिया गया है। संघ की शक्तियां इसमें पड़ेगी आप मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, ये सारी चीजें आप किस में पढ़ोगे? भाग 5 के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको पूछेंगे कि संघ का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। और अगर पूछेंगे कि संघ का जो अनुच्छेद में वो वर्णन किन अनुच्छेदों में है, तो आपने बोला है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक किसका उल्लेख किया गया है? संघ का उल्लेख किया गया है। इसमें मंत्रिपरिषद भी आती है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आती है, राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, इसमें जितनी भी पूरी बॉडीज होती है, या महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, इन सभी का, या सर्वोच्च न्यायालय, सब चीज़ों का इसमें आप देखोगे कि जो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल का काम कोर्ट में होता है, अधिवक्ता होता है, तो इन सभी का उल्लेख कहाँ दिया गया है? भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका उल्लेख दिया गया है। अब आप देखेंगे भाग 6 में। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। राज्यों का वर्णन किया गया है। मैंने जैसे कहा ना कि संघ में क्या क्या है, मंत्रिपरिषद, लोकसभा या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल आदि का जो उल्लेख इसमें किया गया है, वैसा ही उल्लेख राज्य के भी क्या किया गया है? राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में, राज्य की विधानसभाओं के बारे में, राज्य की जो जैसे अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, वैसे ही महाधिवक्ता स्टेट के पास होता है। इन सभी का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 6 में किया गया है। आपसे कोई पूछे कि राज्यों का वर्णन किस भाग में, तो भाग 6 में। अगर पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 152 से लेकर 237 तक, 152 से 237 तक क्या किया गया है कि राज्यों का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? 152 से लेकर 237 तक। देखो भाग 7 है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है भाग 7, लेकिन मैंने ये ज़रूरी नहीं है लेकिन पढ़ना तो हमारे को है, लेकिन मैंने पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन मात्र है। आप इसको एक क्वेश्चन के तौर पे भी देख सकते हैं कि भाग 7 में किसका वर्णन किया गया है, या भाग 7 क्या है, या किस आर्टिकल के तहत ये आता है। तो आपने ये खुद देखना है एक बार, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भाग 7 में क्या है और किस अनुच्छेद के तहत भाग 7 में जो भी सारी चीज़ें हैं वो आती है। अब आप सीधा देखेंगे भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, जैसे मैंने बोला ना आपको, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र याद रखने की कोशिश करो आप, या याद भी नहीं, आप इसको बिल्कुल एक बार पढ़ना शुरू करो। ये धीरे 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 पॉलिटी आपको समझ आने वाली है, जैसे हम कल से डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको कोई पूछता है कि भाग 8 में किसका उल्लेख किया गया है, तो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में आपने वर्णन करना है कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो वर्णन किया गया है, जो उल्लेख किया गया है, वो कौन से भाग में किया गया है? भाग 8 में किया गया है। और अगर पूछे कि किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आपने बोलना है किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आपने बोलना है
239 से 242 तक। इसको देखो आप नोट्स के तौर पे बनाना आप इसको, और आपको धीरे धीरे ये याद हो गया। और मैंने आपको कहा कि सारे के सारे जो ये अनुच्छेद ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, 395 अनुच्छेद आपको याद भी नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मैंने आपको जैसे पहले वीडियो के पहले भी कहा कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट हमारे जो अनुच्छेद है वो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में, एक पूरी वीडियो में उस पर बनाने वाला हूँ, उस पर मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी के एंड में। अभी हम आप रूटीन मतलब एक पूरा जो रास्ता है ना, बिल्कुल स्लो 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 करके हम पूरी पॉलिटी के एंड तक, जो हमारी डेस्टिनेशन है पॉलिटी का जहाँ हमारा अंत होने वाला है सिलेबस का, वहाँ तक मैं आपको बड़े आराम से लेकर जाने वाला हूँ। और बड़े इजी तरीके से, बड़े संक्षेप तरीके से मैंने आपको पॉलिटी करवाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप अब देखेंगे भाग 9 में, देखो महत्वपूर्ण भाग पेपरों में पूछे जाते हैं, जैसे पंचायती राज। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने आपको बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते भी है कि पंचायती राज किस भाग में, तो आपको पता होना चाहिए भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। आपसे पेपर में पूछे कि किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपने देखना है 243 से लेकर 243 ओ तक, मतलब इसमें 16 सब पार्ट है। देखो ध्यान से सुनना इसको। भाग 9 में पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, यानी ए से लेकर ओ तक, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से कहां तक है, ओ तक है। कितने इसमें, 16 इसके सब पार्ट है। आप देखोगे पंचायती राज के जो 243 से 243 ओ तक जो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेदों में, 243 से 243 ओ, समझ रहे ना, ओ ABCD में आपने देखा होगा ओ, तो उस ओ में जो दिया गया है वो 243 ABCDEFGHI, इस तरह से आपको ओ तक का वर्णन इसमें दिया गया है। किसमें, पंचायती राज के अनुच्छेद 243 से 243 ओ। आपने इसने देखा कि पंचायती राज का जो अनुच्छेद है वो क्या है, 243, लेकिन 243 के सब पार्ट किए गए, ABC, 243 A, 243 B, 243 C, 243 44, इस तरह से करके हर ABCD में दिया गया है और ओ तक दिया गया है। अब आप देखेंगे कि भाग 9 के में दिया है पंचायती राज, लेकिन भाग 9 का जो सब पार्ट है जिसको हम 9A बोलेंगे, 9 क बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला, उसमें क्या दिया गया है, भाग 9 के क में क्या दिया गया है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे। अब ये नगर पालिका वाला देखेंगे ना, 243 मैंने जैसे ऊपर बताया पंचायत में 243 से लेकर 243 ओ तक, मतलब 16 सब पार्ट किए 243 के। अब ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। नगर पालिका का उल्लेख कहाँ से आगे किया गया है, 243 पी। अब 243 ओ तक तो पंचायत है, ओ के बाद क्या आता है, जब आप ABCD पढ़ते हैं तो पी आता है। तो 243 से लेकर 243 ओ तक तो पंचायत है, 243 का पी से लेकर जेड तक, जेड के बाद तो ABCD खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जेड के बाद ABCDEFG जी तक, 243 से 243 पी से 243 जेड जी तक। यानी दो चीजें समझाऊंगा मैं, आराम से आपने समझना है। पंचायत है, पंचायत का उल्लेख किस में किया है, 243 में, 243 से लेकर 243 ओ तक। इतनी बात समझ आ गई। मैंने बोला 243 के सब पार्ट किए गए, ABCD ऐसे ऐसे करके ओ तक क्या किया गया, सब पार्ट किए गए हैं। अब नगर पालिका का जब उल्लेख किया गया, नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 के क में किया गया है। अब 9 में तो पंचायती राज है, 9 क में क्या है, नगर पालिका। अब इसमें क्या हुआ, ओ के बाद ABCD में क्या आता है, पी आता है, तो 243 पी से जेड तक है, जेड के बाद तो खत्म है, लेकिन कुछ उसके फिर भी जेड के बाद सब पार्ट और बनाएंगे। 243 फिर ए से शुरू किया गया, 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी एफ, इस तरह से जी तक जो आपका ये दोबारा से शुरू किया गया। तो इतनी सी बात समझनी है कि नगर पालिका 243 पी से लेकर 243 जेड, उसके बाद ABCD जी तक दोबारा से किया गया है। अब देखिए आप भाग 10 में, आपसे कोई पूछे भाग 10 में क्या आता है,
देखो इसमें थोड़ा सा रट्टा ऐसा भी मार सकते हैं आप। भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 के क में नगर पालिका, 10 में देखेंगे SC/ST के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 10 में किसका वर्णन किया गया है? SC और ST का क्षेत्र, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो क्षेत्र है उसके बारे में भाग 9 में वर्णन किया गया है। और ये 244 से 244A तक। देखो भाग 9 पंचायत, भाग 9 एक नगर पालिका, और भाग 10 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन किस में किया गया है? भाग 10 में किया गया है। और आपसे कोई पेपर में पूछे कि भाग 10 में किसका वर्णन है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जो भाग 10 है वो किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, तो 244 से 244A। मैंने आपसे पहले भी कहा 244A मानो आप, 244 आप क मानो आप, इसको कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए। और आप लगातार कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो आपको याद होता रहेगा। अब भाग 11 में देखोगे आप संघ और राज्य संबंध। संघ मैंने कहा था ना, सेंटर गवर्नमेंट, संघ मतलब भारत एक क्या संघ है, भारत एक संघ है, तो इसका क्या है, इसका राज्यों के साथ, राज्य भी है इसके अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, अलग अलग स्टेट है, तो इनके बीच जो संबंधों का वर्णन किया गया है, इनके बीच जो रिलेशंस के बारे में कहा गया है वो कहाँ कहा गया है? 245 से 263, 245 से 263। आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि भाग 11 में क्या है, या क्वेश्चन आएगा आपको संघ और राज्य संबंध का उल्लेख किस भाग में दिया गया है, तो भाग 11। अगर आता है भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य संबंध, सिंपल सी बात है। और अगर आपको आता है कि संघ और राज्य संबंध का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद के तहत है, किस आर्टिकल के तहत है, तो आपने कहना है 245 से लेकर 263। आप इतनी सी बात मत याद रखना कि 245 से 263, आपको याद रखने की आवश्यकता है कि 245 में भी कुछ दिया है, 246 में भी कुछ दिया है, 247 में भी कुछ दिया है। आप ये समझो। अब आप बोलोगे कि सीधा करवा रहे हैं 245 से 263, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, रोज एक एक भाग को हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे बड़े विस्तृत रूप से। मैंने कहा भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, तो हम इसको विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आप पेशेंस बना के रखिए, हम इसको बड़े विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। भाग 12 में दिया है वित्त संपत्ति व संविदाएं। अगर आपसे कोई पूछे कि वित्त संपत्ति और संविदाएं का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 12। वित्त संपत्ति और संविदाएं का अगर वर्णन आपको पूछेगी किस भाग में आता है, भाग 12 में आएगा। और अगर आपको पूछा जाता है कि वित्त संपत्ति और संविदाएं या भाग 9 में कौन से अनुच्छेद है, तो आप देखोगे 264 से लेकर 300A तक, 264 से लेकर 300A तक किसका वर्णन किया गया है? वित्त संपत्ति और संविदाएं का वर्णन किया गया है। आप भाग 13 में देखेंगे, भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार व समागम, कि भारत के जो राज्य है या पूरा जो भारत देश के अंदर व्यापार की जो छूट है या उसका समागम है, इसको किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, किस भाग के तहत रखा गया है, तो आप देखोगे कि भाग 13 में अगर पेपर में आता है कि भाग 13 में क्या गया है कि भारत के अंदर व्यापार करने की छूट आदि आदि करके किस भाग में दिया गया है, 13 भाग नंबर 13 में। और अगर आपको कोई पूछे कि किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपने कहना है कि आर्टिकल 300 से 307 के अंतर्गत ये आता है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवा, मतलब संघ और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर जो आप जॉब वगैरह करते हैं या बहुत सारे लोग सरकारी जो नौकरियां करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर, उसका वर्णन भाग 14 में दिया गया है। और अनुच्छेद 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323, और हम इसको, मैंने आपको कहा, हम इसको डिस्क्राइब करके भी पढ़ने वाले हैं। बस आज आप हल्का सा समझने का प्रयास कीजिए। अब देखेंगे आप 14 का जो सब पार्ट है, 14 क, तो भाग नंबर 14 जो भाग है वो 14 क में क्या दिया है? भाग नंबर 14 के क में क्या दिया गया है? अधिकरण। किसका उल्लेख किया गया है? अधिकरण। आपने बहुत बार शब्द सुना होगा, किसका उल्लेख किया गया है? अधिकरण। अगर आपको पूछे कि अधिकरण कौन से भाग में, भाग 14 क। अगर आपको आया भाग 14 क में क्या है? अधिकरण। अधिकरण किस भाग में दिया गया है? 14 क में दिया गया है। और अगर पूछेगा कि अनुच्छेद कौन सा है, 323A से लेकर 323B तक अनुच्छेद है, उसमें अधिकरण का वर्णन किया गया है।
निर्वाचन, जो निर्वाचन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है, नागरिकता है, डीपीएसपी है या मूल कर्तव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादातर डलने वाली चीज़ें हैं। ये आपको पूछा जाएगा कि निर्वाचन जो है या निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है, या निर्वाचन से संबंधी उल्लेख किस भाग में है, तो भाग कौन सा है, 15। आपको याद रखने की कोशिश है, भाग 15 में किसका वर्णन किया गया है, निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन किस भाग में, 15 में। अगर आपको पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो आपने देना है कि निर्वाचन जो है वो 324 से लेकर 329 ए तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक किसका वर्णन किया गया है, निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अगर आप देखेंगे भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16, मान लो आपका एग्जाम में आता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किस भाग में उल्लिखित है, तो आ जाएगा आपको 13, 14, 15, 16। तो आपने क्या सही ऑप्शन होगा आपका 16। अगर आपको आता है भाग 16 में क्या है, पंचायती राज, अधिकरण, आपका नगर पालिका, तो और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध ये आता है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, क्योंकि भाग 16 में किसका वर्णन किया गया है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और अगर आता है कि किस अनुच्छेद के तहत है कि भाई कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 330 से लेकर 342 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी बनता नहीं है कि किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद में अलग अलग चीज़ें अंदर से डिस्क्राइब की होती है, तो सीधा अनुच्छेद पूछ लेंगे, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आएगा कि निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है, या भाग 15 में किसका वर्णन किया गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब आपने देखा होगा भाग 17, भाग 17 में किस के बारे में वर्णन किया गया है, राज्य भाषा। ये भी कई बार हिमाचल प्रदेश के जो क्लरिकल के एग्जाम होते हैं, जीओआईटी के जो एग्जाम होते हैं, तो या स्टेनो के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपने देखा होगा खास करके ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, राज्य भाषा, कि राज्य भाषा का उल्लेख, या अन्य जो टीजीटी के भी जो टेट वगैरह के एग्जाम हुए उसमें भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में के एग्जाम के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि उसमें इस तरह का भी आता है राज्य भाषा। राज्य भाषा का वर्णन किस भाग में है, भाग नंबर 17 में। भाग 17 में किसका वर्णन है, राज्य भाषा का। आपको प्रश्न आए राज्य भाषा का किस भाग से संबंधित, राज्य भाषा किस भाग से संबंधित है, तो भाग नंबर 17, भाग 17 में राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। अगर आप देखेंगे भाग नंबर 18, आपको पूछा जाए भाग नंबर 18 में किसका वर्णन है, या आपात उपबंध किस भाग में है, तो आपात उपबंध अगर आप देखोगे आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में दिया गया है। याद रखना, भाग 18 में आपात उपबंध दिया है। और अगर पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत है, 352 से लेकर 360 तक। 352 से लेकर आपने देखा होगा वित्त आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल, उन सब का वर्णन किस में दिया गया है, भाग नंबर 18। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन दिया गया। आपात का मतलब इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी से समझ सकते हैं आप। इमरजेंसी के बारे में किस में कहा गया है, भाग 18 में कहा गया है। अब आप ये देखेंगे यहाँ तक भाग 18 ही था, अब मैंने उस साइड लिखा है भाग 19। भाग 19 में आप पढ़ोगे तो प्रकरण के बारे में पढ़ोगे। भाग 19 के बारे में, भाग जो 19 है, भाग 19 क्या कहता है, प्रकरण के बारे में कहता है। अगर आपको कोई आएगी प्रकरण का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 19 में प्रकरण का उल्लेख किया गया है। अगर आपको पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत है, तो 361 से लेकर 367 तक। आप यहाँ देख सकते हैं 361 से लेकर 367 तक। मैंने आपको बोला आप प्रश्न अपने माइंड पे प्रश्न मत बनाइए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा संक्षिप्त तौर पे जो भारत के जो संविधान की, जो भारतीय संविधान की अनुसूची है, भाग है, अनुच्छेद है, उसके बारे में मैं आपको हल्का सा रूबरू करा रहा हूँ, हल्का सा। बस आप इसको समझने का प्रयास करो। कल के बाद मैंने आपको कहा है एक एक अनुच्छेद, एक एक भाग को हम डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कल पढ़ लेंगे भाग 1, तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र भी आ जाएगा, और उसका वर्णन अनुच्छेदों में जो आगे किया गया 1 से 4 वो भी पढ़ लेंगे। तो मतलब आपका धीरे धीरे रिवाइज होगा। ये तो बस मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको कल अगर मैं आपको भाग की बात करूँ तो आपको पता हो कि 22 भाग है भारतीय संविधान में, आपको पता हो कि 12 अनुसूचियाँ है, आपको पता हो कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, या भारत का विस्तृत संविधान, जिसको हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान भारतीय संविधान है। और अगर हम देखोगे तो भाग 19 में मैंने कहा प्रकरण,
कोई आपसे पूछता है कि भाग 19 में किसका उल्लेख है, तो आपने कहना है भाग 19 में प्रकरण का उल्लेख है और 21 आर्टिकल के तहत आता है 361 से लेकर 367 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर देखोगे आप भाग 20 में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे पहले कुछ नाम लिया है कि ये इंपॉर्टेंट भाग है, तो इसमें से भाग 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम में आता है कि भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया है, या संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 20। यानी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बी आर अम्बेडकर या अन्य लोगों ने लिखा था, इसका प्रारूप तो बी आर अम्बेडकर जी ने तय किया था या बनाया था, उस ही संविधान में अगर अमेंडमेंट कुछ करना है, आपने कुछ उसमें अमेंड करना है, ऐड करना है, तो वो किस के तहत कर सकते हैं आप, भाग 20 के तहत, क्योंकि संविधान में उसका उल्लेख किया गया है कि अगर कल को करना पड़ेगा तो आप किस भाग के तहत कर सकते हैं, और उस भाग में जो आर्टिकल दिया गया किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भारत जो संविधान संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो आपने बोलना है 368 के तहत होगा। और अगर पूछते हैं किस भाग के तहत होगा, तो आपने बोलना है भाग नंबर 20 के तहत। भाग 20 के तहत संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ें ऐड हो सकती है, ये कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भाग नंबर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, मतलब कुछ विशेष उपबंध दिए गए इमरजेंसी के लिए, पर ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी उपबंध है ये। तो ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, ये भी वैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 21 में किसका वर्णन है, या अस्थायी विशेष उपबंध का वर्णन किस में है, तो भाग नंबर 21 में है। और अनुच्छेद तो मैं आपको करवाऊंगा ही 369 से 392 तक, 369 से 392 तक, 369 से लेकर 392 तक किसका उपबंध दिया गया है, विशेष उपबंध के बारे में जो जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो किया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। संक्रमणकालीन का मतलब वो होता है कि कभी विशेष समय में कभी कोई इमरजेंसी जैसी आ जाए तो उस समय जो कुछ विशेष उपबंध है वो है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये कैसे है, अस्थायी है, अस्थायी, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अब भाग नंबर 22, मैंने आपको क्या कहा, हमारे संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। तो अंतिम भाग हमारा है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरासन। भाग नंबर 22 में क्या दिया गया है, भाग नंबर 22 में दिया गया है संक्षिप्त नाम है, आपका प्रारंभ क्या है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ क्या है, इसके निरासन के बारे में उल्लेख किया गया है। 393 से 395 तक इसका वर्णन किया गया है, 393 से लेकर 395 तक वर्णन किया गया है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास। बस आपने इस क्लास में इतना सा आज जो समझा है वो आपने समझा है कि हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं। भारत का संविधान अगर विस्तृत है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो वो क्यों है, इसीलिए है क्योंकि जो आपने आज पढ़ा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ है, कितने भाग है, 22 भाग है, और जिसका भी हमने वर्णन किया है, उसका उल्लेख किया है, हमने पढ़ा है इस क्लास के माध्यम से, वो आपके सामने है। और बस आपने इतना याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, जो आज मैंने आपको हल्का सा इसे रूबरू कराना था कि पॉलिटी में कैसे, जिस पे पॉलिटी हमारी खड़ी है, या पॉलिटी का एक संक्षिप्त सा जो मैंने आपको वर्णन यहाँ पे बताया है। पॉलिटी अब हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, बड़ा विस्तृत रूप से हम पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं, हर एक भाग को एक एक करके हम इसको रिवाइज करेंगे, किस भाग में किसका वर्णन है, कैसे है, कब क्या जोड़ा गया, कब कैसे जोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें कल से मैं आपको पॉलिटी की क्लास में करवाने वाला हूँ। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।